नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं इसी शहर मुंबई की खबर के साथ। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जांच एजेंसियों को नहीं मिल रहे हैं। बार बार समन भेजे जाने के बावजूद न तो वो आयोग के सामने पेश हो रहे हैं, न ही मुंबई पुलिस उनके खिलाफ जमानती वारंट को तामील कर पा रही है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या परमवीर सिंह देश छोड़कर चले गए हैं। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। टॉप कॉप से आरोपी बने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त और होमगार्ड के डीजी परमवीर सिंह क्या देश छोड़कर भाग गए हैं? महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने खुद बयान देकर इस आशंका को बल दिया है। इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है, उसके सिवा वो जा नहीं सकते हैं। LOC भी इशू की है, उसके साथ भी वो जा नहीं सकते। लेकिन अभी मालूम नहीं, अगर फिर भी वो गए होंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। परमवीर सिंह के देश छोड़कर जाने की अभी कोई सरकारी पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी ठाकरे सरकार को तो कांग्रेस बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए जब इस IPS अधिकारी का दुरुपयोग करने का काम जो केंद्र सरकार ने किया था, मामला सामने न आए और इसको इसलिए परमवीर सिंह को विदेश पलायन करने में केंद्र सरकार का हाथ है, ऐसा हमारा आक्षेप है। जब परमवीर सिंह ने खत लिखकर 100 करोड़ की उगाही देश के सामने लाई, उसी दिन से लड़ाई का आरंभ हुआ। जो मंत्री ये उगाही कर रहे थे, उनके आकाओं के नाम जांच एजेंसियों के सामने परमवीर सिंह न बताए, क्या उसी डर के कारण, उसी भय के कारण उन आकाओं ने परमवीर सिंह को छुपाया है? पूर्व ADGP और IPS PK जैन का कहना है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से एक के बाद एक मामले उनके खिलाफ बनाए हैं, उसे लेकर कोई भी अफसर परेशान हो सकता है और परमवीर सिंह को लग रहा होगा कि उन्हें कहीं से राहत नहीं मिल रही है, इसलिए वो लापता हैं। मुझे लगता है देश के अंदर ही होंगे, क्योंकि देश के बाहर जाने के इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। उसमें उनके खिलाफ में नॉन अवेलेबल वारंट, उनके खिलाफ में पब्लिक प्रोक्लेमेशन, उनकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़, पूरी जो आज तक की कमाई हुई जो इज्जत है, साख है, वो सब चले जाना और आगे के लिए प्रोसिक्यूशन के लिए एक पक्का बेस बन जाना, ये सारी चीज़ें उनके बाहर जाने से हो जाएंगी। तो मेरे को नहीं लगता कि वो अधिकारी देश से बाहर गए होंगे। परमवीर सिंह के साथ ही पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी गायब हैं। ईडी की अपील पर मुंबई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने उनके खिलाफ भी समन जारी किया है, क्योंकि 5 बार समन भेजने के बाद भी अनिल देशमुख ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। एंटीलिया बम कांड के बाद मुख्य साजिशकर्ता आरोपी API सचिन वजह तो जेल में है, लेकिन उसके बाद राज्य में आरोप और जांच की जो राजनीति शुरू हुई है, उसका अंत होता नहीं दिख रहा। आलम यह है कि सचिन वजह के दोनों कथित आका जांच एजेंसियों के पहुंच से बाहर हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने आज अंडर ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड प्रवेश के लिए अपनी कट ऑफ जारी कर दी है। इस लिस्ट में 2 कॉलेजों की कट ऑफ 100% है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे। जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, जो कॉलेज द्वारा मार्क्स मांगे गए एडमिशन देने के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब रिकॉर्ड नंबर के मार्क्स मांगे गए हैं कई सारे कॉलेजेस में, कई सारे कोर्सेज के लिए 100% 100 में से 100% मार्क्स मांगे गए हैं, वरना बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। कुशाग्र ये बताइए, कितने मार्क्स आपके आए, कहाँ आपको एडमिशन लेना था, क्या आप एडमिशन ले पा रहे हैं, क्या अभी पूरी स्थिति है? हाँ जी, मेरे बेस्ट जो 4 सब्जेक्ट है उनमें मेरा स्कोर है 99%। और मेरा जो ड्रीम कोर्स था, जो मुझे करना था, वो था BCom ऑनर्स फ्रॉम द वेरी प्रेस्टिजियस श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाला कॉलेज है। पर इस बार कट ऑफ ही इतनी ज़्यादा आई है, आज जैसे पहली कट ऑफ आई है, हमने देखा कि मेरा नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज में नहीं हो रहा 99% की बात जी। तो मैं अभी, बल्कि जो साउथ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं, जो टॉप के हैं, उसमें भी 99% बेस्ट 4 पे BCom ऑनर्स मिलना फर्स्ट कट ऑफ में मुश्किल है। तो मैं अभी वही बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि आगे ही कट ऑफ्स में SRCC आए तो 99% तक पहुँचे वो। अनहद, आपके कितने मार्क्स आए, किस में एडमिशन लेना था? मेरे 97% 25 मार्क्स आए थे, 97.25 आए थे। और मैं होप कर रहा था कि हंसराज कॉलेज में मेरा नाम आ जाए, पर अब बात ये है कि हर कॉलेज का कट ऑफ इतना हाई आया है कि अब हमें DU के जो मिडफील्ड कॉलेजेस हैं ना, उनमें अब नाम देखना पड़ रहा है। अरिहंत, आप बताइए किस तरह से
क्या डिसअपॉइंटमेंट है कोई इतने ज़्यादा परसेंटेज देकर? आपके कितने मार्क्स आए थे? मेरे को BA जर्नलिज्म ऑनर्स में जाना था एंड जर्नलिज्म ऑनर्स अभी DCAC में काफ़ी अच्छा कोर्स है एंड वहाँ पे उसका कट ऑफ 99 आया है एंड अभी मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2-3 लिस्ट और आए और उसमें कट ऑफ्स काफ़ी कम हो जाए। देखा जाए तो स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस पहले एक ये तो होता था कि मार्क्स कितना लाया जाए और उसमें फिर कॉलेज क्या ढूंढना जाए, बट अभी देखा जाए दोनों तरफ से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। एक तो मार्क्स आ भी गए हैं आपके अच्छे, बट आप उस मन चाहे कॉलेज में घुस भी नहीं पा रहे हैं। जितना भी एजुकेशन सिस्टम है उसको इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि जो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अगर छात्रों के साथ छात्रों को इस तरह की परेशानियाँ हो रही है, इस तरह का उनके ऊपर स्ट्रेस है, तो किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है। कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया। भारतीय रेलवे अपने स्कूलों को बंद करने वाली है। इन स्कूलों को PPP मॉडल पर चलाने की भी सिफारिश है। दलील ये है कि रेलवे के 94 स्कूलों में महज 2% कर्मचारियों के बच्चे ही पढ़ते हैं। ऐसे में इन स्कूलों को चलाने का मतलब ही नहीं है। रेलवे के सभी स्कूल बंद होने वाले हैं। इन स्कूलों में रेलवे कर्मचारियों के बच्चे भी पढ़ते हैं और बाहर के भी। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में इन स्कूलों में रेलवे कर्मचारियों के 15,399 बच्चे पढ़ रहे थे, जबकि बाहर के 34,277 बच्चों ने इनमें दाखिला लिया। रेलवे कर्मचारियों के करीब 8 लाख बच्चे हैं, पर इन स्कूलों में कर्मचारियों के महज 2% बच्चे ही पढ़ रहे हैं। आज हालात ये है कि हमारे जो स्कूल हैं उनको बेचे जाने की चर्चा चल रही है। ऑल इंडिया फेडरेशन इन सब चीज़ों का मोनेटाइजेशन का पूरा विरोध कर रहा है और सरकार को हमने ये बात कहने का काम किया है कि हमारी जो सुविधाएं हैं वैसे ही बहुत कम हैं। अगर उनको छीनने का प्रयास होगा, उनके मुद्रीकरण का प्रयास होगा, तो ऑल इंडिया फेडरेशन और उसके एफिलिएट्स पूरे तौर पर संघर्ष के लिए तैयार हैं और अपनी एसेट्स को मोनेटाइज नहीं होने देंगे। हमारे स्कूलों का निजीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी सुविधाएं बढ़ा करके कर्मचारियों के बच्चों को उनमें और अच्छा प्रबंध करना चाहिए। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल की तरफ से तैयार रिपोर्ट को भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से साझा किया है। इसमें हिदायत दी गई है कि हर महीने की 5 तारीख से पहले इस बाबत लिए गए फैसले से रेलवे अवगत कराए। सिफारिश के तहत सिर्फ वही स्कूल रहने दिए जाएं जहां रेलवे कॉलोनी के पास कोई और दूसरा स्कूल नहीं। केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर राज्य सरकारों को इन स्कूलों को चलाने की सिफारिश की गई है, लेकिन वहां कर्मचारियों के बच्चों के दाखिले के लिए कोटा हो। इतना ही नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर रेलवे के स्कूल को चलाने की भी सिफारिश है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, इस रिकमेंडेशन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि उसके जो कर्मचारी हैं, जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं या फिर स्टाफ हैं, उनको आखिर रेलवे कहाँ पे एब्जॉर्ब करेगी या उनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं उनकी नौकरी पे खतरा तो नहीं है। जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उनको कहाँ पे एकोमोडेट किया जाएगा, एक बड़ी चुनौती होगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और 1.5 साल से रोजगार न होने के कारण किन परेशानियों से गुजर रहे हैं थिएटर से जुड़े कलाकार और कर्मचारी, दिखाएंगे आपको पूरी रिपोर्ट। ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और नाट्यगृह खुल रहे हैं। थिएटर जो हैं वो करीब 1.5 साल से बंद थे और इससे जुड़े कलाकार के साथ साथ बैक स्टेज पर काम करने वाले और टेक्निकल टीम में काम करने वाले लोगों पर इसका क्या असर पड़ा, सोहित मिश्रा अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। मुंबई के सीव्स इलाके के इस गोदाम में प्रसिद्ध नाटक धनंजय माने इथेच राहतात का सेट बन रहा है। पिछले 1.5 साल से महाराष्ट्र में थिएटर बंद हैं, लेकिन अब राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर से इसे दोबारा खोलने के आदेश दिए हैं। इतने समय से इस गोदाम में करीब 50 नाटकों के सेट का सामान इसी तरह पड़ा हुआ है। मजदूरों के पास काम नहीं है, सामान खराब हुआ है, गोदाम के मालिकों को लाखों का नुकसान हुआ है। मिनिमम 3-4 लड़के लोग, सबको बुलाना, सामान हिलाएंगे नहीं तो और ज़्यादा खराब होने की चांसेस है। फिर भी बारिश में ज़्यादा पड़े रहने की वजह से एक 5-6 सेट का तो नुकसान हो ही गया, कि ज़्यादा पड़ा होने की वजह से और अपना मैन पावर कम होने की वजह से। और ऐसा लगभग सब मिला के इवन हमारा खर्चा टोटल आप गिनेंगे टोटल ओवरऑल तो एक 45 लाख तक हमारा टोटली 1.5 साल में टोटल खर्चा हुआ है। ऐसा नाट्यगृह के बंद होने का सबसे ज्यादा असर बैक स्टेज में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ा है।
अशोक डोईफोड़े पिछले 35 सालों से लाइट और साउंड ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं। कई अभिनेताओं ने इनके काम की तारीफ कर इनका सम्मान भी किया है। अशोक पिछले 1.5 साल से बेरोजगार हैं और इसी तरह इन तस्वीरों को देख अपने अतीत को याद करते हैं। ये अब 59 साल के हैं। कभी सोचा नहीं था कि नाट्य गृह छोड़ कहीं काम ढूंढना पड़ेगा। मैं साउंड ऑपरेटर, लाइट ऑपरेटर यही काम किया हूँ। और जब मैं अभी ये ढूंढने का, अभी वो तो काम उस टाइम पे चालू नहीं था, कोई भी साउंड का नहीं चला, लाइट का नहीं चालू था। उस टाइम पे मैं जब जॉब, अभी जॉब कौन सा है मेरे लायक, अगर जॉब बोला तो चलो सिक्योरिटी गार्ड है, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए 2-3 जगह पे जाके आया। लेकिन क्या वो लोग बोले कि हमको रखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपकी उम्र हो गई, हम आपको नहीं रख सकते। ये हिसाब से अभी कहाँ जॉब ढूंढूंगा, कहाँ क्या करूँगा। तो फिर अभी जब तक ये सेक्टर चालू नहीं होता है तब तक मेरे पास कोई पर्याय भी नहीं दूसरा कि मैं दूसरी जगह पे कहाँ काम करूँ। जब नाट्य गृह ही बंद हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट भी घर बैठे हुए हैं। 17 सालों से राजेश परब मेकअप का काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से इन्हें अपना गुजारा करने के लिए मास्क से लेकर छाते तक बेचने पड़े। राजेश ने सोचा नहीं था कि बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने के बाद उन्हें मास्क बेचना पड़ेगा। हम लोग का भाई और मैं घर चलाता हूँ, तो मैं घर चलाने के लिए मैंने क्या किया, हर जगह पे हमारे रोड पे स्टॉल लगाया, अलग अलग प्रोडक्ट बेचना चालू किया। मास्क बेचा, बारिश के सीज़न में छाते बेचे। तो ऐसे कुछ अलग अलग धंधे करते करते मैंने अभी तक घर संभाला हुआ है। लोगों से तो पैसे लेने ही पड़े, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसे धंधे से आता था, पर खर्चा ज़्यादा होने के कारण दोस्तों से पैसे मांगने पड़े, 1-2 बैंक से पैसा उठाना पड़ा। जब एक नाटक चलता है तब बैकस्टेज पर लगभग 20 लोग मौजूद होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। पिछले 1.5 साल से नाट्य गृह पर निर्भर रहने वाले सैकड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। रंगमंच कामगार संघ के अध्यक्ष किशोर वेले बताते हैं कि केवल कुछ निजी संगठन के लोगों ने उनकी मदद की। कई बार अपनी परेशानी सरकार को बताने के बावजूद कोई राहत सरकार की ओर से उन्हें नहीं दी गई। हम लोग ने सरकार को भी एक लेटर दिए थे, बहुत सारे पत्र दिए सरकार को भी, मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यालय को, लेकिन कुछ उसका रिप्लाई तो आया ही नहीं कभी। हम लोग ने सरकार के पास वापस वही मांगना चालू किया कि बोला कुछ ना कुछ तो, अभी 8 महीना तो कुछ किया नहीं ना, अभी तो कुछ ना कुछ दे दो हम लोग को, क्योंकि बाहर का जो आना है, जिन लोग मदद कर रहे, जो लोग मदद कर रहे, वो लोग, उन लोग का भी जेब खाली हो गया है, तो अभी उनके पास कितना मांगेंगे। तो अभी सरकार की बारी है, तो सरकार ने तो कुछ दिया ही नहीं। आमतौर पर स्टेज पर रहने वाले कलाकारों को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे कई होते हैं जो स्टेज के पीछे रहते हैं और इनकी मेहनत की वजह से ही वो कलाकार प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन इनके बारे में ना ही कोई जानता है और इनकी परेशानियों के बारे में ना ही किसी को पता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रशासन इनके बारे में भी सोचे और इनके लिए कोई उचित कदम उठाए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के जोगेश्वरी से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।